Good morning, students. In this part of carboxylic acid, we will discuss about the acidic character of carboxylic acid and their derivatives. First of all, we want to see about the acidic nature, means what type of substance are called acids, कि कैसे substance को हम acid कहेंगे. तो जो आपके साइंटिस्ट थे अरेनियस या ब्रोंस्टेड, उन्होंने एसिड के बारे में क्या डिफाइन किया, वही डेफिनेशन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या लूज करेंगे यहाँ पे H पॉजिटिव आयन उसके बेसिस के ऊपर. तो कॉज ऑफ एसिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ अरेनियस एंड द ब्रोंस्टेड. जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनके अंदर क्या है, आपके एक H एटम प्रेजेंट है जो कि किससे अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से, जिसकी वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है ये लो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इनको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेता है, और जिसकी वजह से ये O और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या लॉस हो जाता है यहाँ पे H पॉजिटिव आयन. और H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद जो ये स्पीसी बनी, जो एक कार्बोक्सिलेट एनायन बना है, ये क्या हो जाता है, आपका स्टेबलाइज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. अगर ये स्टेबल हो गया तो ये अपने H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, दोबारा गेन नहीं करेगा, और जो कंटेनर है जिसके अंदर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने डाला था इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये H पॉजिटिव आयन फ्री फॉर्म में घूमते रहेंगे उस कंटेनर के अंदर. और कंटेनर के अंदर अगर फ्री फॉर्म में H पॉजिटिव आयन है तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन क्या हो गया है, एसिडिक. So the substance which can lose H atom as H positive ion and get stabilized in aqueous solution due to the dispersal of negative charge either by minus I effect or the resonance is called acid. जो negative charge है, ये जो structure है, ये स्टेबलाइज कब होगी, ये स्टेबलाइज तभी होगी जो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ गया उसका डिस्पर्सल हो जाए. डिस्पर्सल मीन्स नेगेटिव चार्ज एक एटम से किसी दूसरे एटम की तरफ चला जाए, तो चार्ज का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाना ही डिस्पर्सल कहलाता है. तो डिस्पर्सल होगा, मोर द डिस्पर्सल मोर द एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल होगा, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, तो उसके दौरान एनर्जी बाहर निकल जाएगी, सिस्टम की खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और ये एनायन आपका क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा. तो द सब्सटेंस which get stabilized in the aqueous solution after losing H atom as H positive ion are called acid. नेक्स्ट हम देखेंगे, कई बार क्वेश्चन किस तरह से आ जाते हैं, ये पूछने की बजाय कि व्हाई दैट सब्सटेंस इज मोर एसिडिक देन दिस, कई बार एसिडिटी कांस्टेंट के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. तो एसिडिटी कांस्टेंट क्या है, एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कम एसिडिक है या ज्यादा है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, तो वो एसिडिटी कांस्टेंट होता है. तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. द पैरामीटर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज कॉल्ड द एसिडिटी कांस्टेंट. अब हम जो एसिडिटी कांस्टेंट को एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने ये रिएक्शन ली कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे अभी बताया गया था, क्योंकि ये वाटर के अंदर हमने डाला, तो जो H पॉजिटिव आयन है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका वाटर है यहाँ पे, उसकी स्ट्रक्चर तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन, देखो जो लॉस होगा ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर वो लोग क्या है, ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है. तो जो ये H पॉजिटिव आयन लॉस होगा, जो हमने अभी अभी दिखा दिया ना H3 पॉजिटिव, ये क्यों दिखाया है, क्योंकि जो H है, H के पास वो लोग क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, H के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन अपने क्या दे देगा, लोन पेयर इसको दे देगा. तो ये ओवरऑल स्पीसी क्या बनी, H2 थे, कितने हो गए, 3 हो गए, H3O पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव. मीन्स हम H पॉजिटिव को H पॉजिटिव ना लिख के हम कई बार H3O पॉजिटिव भी लिख देते हैं. एक चीज और हम आपको यहाँ पे साथ के साथ बता दें जो हमारे कभी काम आ सकती है. इन एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके एक जो H पॉजिटिव आयन होता है, जो भी कोई एसिड होता है, जो H पॉजिटिव आयन लॉस करता है, तो ये जो H पॉजिटिव आयन है, इट इज सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल, 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमने एक दिखाया. तो कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है. तो बोलो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 9, देखो 9 हो गए आपके, और ऑक्सीजन बोलो कितने हो गए, 4 1 2 3 4, और पॉजिटिव आयन. तो जो एक्चुअल रियल जो फॉर्मूला है
एक्वस सॉल्यूशन में एक्चुअल में जिस फॉर्म के अंदर H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट करता है, तो ये काफी बार पूछा गया है, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, दैट इज द राइट वन। तो मींस जो डिफरेंट फॉर्म्स हो गई, जो एसिड जब H पॉजिटिव आयन लॉस करता है उसके बाद क्या क्या हो गई, सिंपली H पॉजिटिव लिख दो तो भी ठीक है, H3O पॉजिटिव लिख दें तो भी ठीक है, H9O4 पॉजिटिव लिख दें तो भी ठीक है। और एक्चुअल में जब क्वेश्चन आए तो वो क्या होता है, उसका आंसर H9O4 पॉजिटिव, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन है वो कितने वाटर मोलिक्यूल से यानी आपके अट्रैक्टेड रहता है, कितने वाटर मोलिक्यूल के साथ वो अट्रैक्टेड रहेगा, वो 4 वाटर मोलिक्यूल के साथ देखो इस टाइप से अट्रैक्टेड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है, इस टाइप से सराउंडेड रहता है, ये पाया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। खैर अब हम आगे देखते हैं कि अब हमने ये रिएक्शन लिखी और अब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिस के ऊपर जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फार्मूला क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो आपने लिखा RCOO जो नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, देखो ऊपर लिखा बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स RCOOH और H2O। एक चीज और ध्यान रखें, इनके बीच में देखो यहाँ पे डॉट का मतलब यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। कई बार ये पाया गया है कि जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई का साइन न लगा के प्लस का साइन लगा देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ये जो वाटर हमने ले रखा होता है यहाँ पे, ये नहीं कि बहुत कम डाला है, ये वाटर हमारा एक्सेस के अंदर होता है। और जब कोई चीज हम एक्सेस में ले लें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे वाटर एक जो इसके अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कांस्टेंट ही रही, के इज ए कांस्टेंट। एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, एंड दैट कांस्टेंट हियर कॉल्ड द एसिडिटी कांस्टेंट, उसे एसिडिटी कांस्टेंट कहेंगे। और ये जो एसिडिटी कांस्टेंट आप ध्यान से देखें, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे H3O पॉजिटिव के। means more the concentration of H positive ion in the solution, more will be the value of Ka, acidity constant की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो द एसिडिटी जो कांस्टेंट आपने देखा जिसने ये बताया कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक होगा, सो मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ Ka। तो कोई आपसे ये पूछे विच इज मोर एसिडिक की बजाय ये पूछ सकता है विच इज हायर वैल्यू ऑफ Ka, तो आप बता सकते हैं जो ज्यादा एसिडिक होगा सब्सटेंस उसी की Ka की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ को फर्दर हम pKa की वैल्यू की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने पीएच के बारे में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो आप पढ़ते हैं देखो आप लिखते पीएच, तो आप कैसे लिखते थे, पी की जगह आप लिख देते माइनस लॉग और एच की जगह आप क्या लिख देते थे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, देखो इस टाइप से। सिमिलरली यहाँ पे पी के ए में जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए इज कॉल्ड पी के ए। देखो पी के ए, पी की जगह हमने माइनस लॉग लिखा, के ए रह गया, तो माइनस लॉग ऑफ के ए। और के ए जो था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हमने ऊपर देखा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के, तो इसलिए हम के ए की जगह क्या लिख सकते हैं, हम के ए की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं एच पॉजिटिव आयन। तो पी के ए किसके इक्वल हो गया, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। और माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन क्या था आपका, पीएच भी था यहाँ पे। तो पीएच और पी के ए दोनों आपके हमने लिखे यहाँ पे। तो ओवरऑल आपने क्या सीखा यहाँ पे कि हायर द वैल्यू ऑफ एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा होंगे सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, सॉल्यूशन उतना ज्यादा बोलो क्या होगा, एसिडिक होगा। और सॉल्यूशन की उतनी ही ज्यादा के ए की वैल्यू होगी, के ए की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। और क्योंकि आपके के ए के साथ माइनस साइन लगे तब पी के ए आता है, के ए अगर ज्यादा होगा देखो यहाँ पे, तो पी के ए की वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी। तो लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ के ए, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ पी के ए। तो देखो जितना ज्यादा एच पॉजिटिव आयन होगा उतनी ज्यादा के ए की वैल्यू होगी, और के ए ज्यादा तो देखो माइनस लॉग के आगे माइनस है, तो पी के ए की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो मोर द वैल्यू ऑफ एच पॉजिटिव आयन, मोर विल बी द एसिडिटी, मोर विल बी द के ए, बट लोअर विल बी द पी के ए। तो इस तरह से आप इन चीजों को ध्यान रखें। कंपैरिजन के जब क्वेश्चन आते हैं थोड़ा जस्ट पजल करने के लिए ऐसा पूछा जा सकता है, ये कहने की बजाय एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग की बजाय ये कह दे एक्सप्लेन द order of Ka among the following substance, या explain the order of pKa among the following substance। तो जो सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होगा उसकी Ka तो ज्यादा होगी लेकिन pKa क्या होगी उसकी कम, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों एसिडिक होते हैं। जैसे हमने पहले देख भी लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो ऑक्सीजन है ये दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट। OH बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन लॉस हो जाएगा और कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा। और कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर दोबारा से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। तो जो स्ट्रक्चर 1 बनी कार्बोक्सिलेट एनायन दैट गेट्स स्टेबलाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय रेजोनेंस। देखो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया जो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ चला गया। तो इसलिए ये रीजन था कि व्हाई द कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। तो पूछा जाए तो अब इस टाइप से इसका जवाब लिख देंगे, हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एसिडिटी का डिफरेंस, कि आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन इज मोर एसिडिक। ये हमने आपके फिनोल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में अब कंपैरिजन करेंगे इसका दोबारा से। तो फिनोल में क्या है कि बेसिक बात वही लिखनी होती है हमें स्टार्ट में, कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, देखो यहाँ से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा ऑक्सीजन, ये फिनोक्साइड आयन बन गया यहाँ पे। और ये फिनोक्साइड आयन के अंदर ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज का बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्पर्सल। क्यों, क्योंकि देखो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, कोई भी एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज है सिंगल बॉन्ड से, देखो ये सिंगल बॉन्ड से ऐसे एटम से अटैच है जिसने आगे बोलो क्या बना रखा है, बोलो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस, मींस नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्पर्सल, और ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाएगी। लेकिन हमने लेस स्टेबल क्यों लिखा, क्योंकि हम कंपेरिजन करेंगे किसी दूसरी स्ट्रक्चर के साथ। So due to the dispersal of negative charge over the less electronegative carbon atom, देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा वो कहाँ पे होगा, वो नेगेटिव चार्ज अब कहाँ पे आया, देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग के कार्बन थे, कार्बन के ऊपर आ गया है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे लिखा लेस स्टेबल, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज कौन अपने पास लेना चाहता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अभी जो नेगेटिव चार्ज है इसका डिस्पर्सल कहाँ पे हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से किधर जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम की तरफ। तो वहां पे ये कम स्टेबलाइज रहता है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबलाइज्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम देन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। इसलिए हमने लिखा है दैट स्ट्रक्चर इज slightly less stable as compared to the other structure which is formed from the carboxylic acid. तो अब carboxylic acid में देखें, after the loss of H atom as H positive ion, similarly देखो ये OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा और ये ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कार्बोक्सिलेट एनायन बन गया। अब कार्बोक्सिलेट एनायन का आप डिस्पर्सल देखिए कहाँ पे हो रहा है, इसलिए मोर स्टेबल लिखा है, देखो हमने यहाँ पे, बोलो कहाँ पे हो रहा है इसका, अदर ऑक्सीजन एटम। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या हुआ कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, जो स्ट्रक्चर 2 बनी है कार्बोक्सिलेट एनायन, ये स्टेबलाइज क्यों हो गई टू ए लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का देखो जो डिस्पर्सल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर। और जबकि फिनोक्साइडन में कहाँ पे हुआ था जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हुआ था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर। इसीलिए आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन इज मोर स्टेबल, आपके जो कार्बोक्सिलेट एनायन है जो स्ट्रक्चर 2 है वो ज्यादा स्टेबल हो गई है, और एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर नंबर 1 जो फिनोक्साइड आयन है। और एसिड कौन होता है बेटर, एसिड वो होता है जो नेगेटिव, जो H एटम को H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस करने के बाद स्टेबल हो जाए, जो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा वो ज्यादा एसिडिक, क्योंकि उसके H पॉजिटिव आयन ज्यादा देर तक ज्यादा फ्री फॉर्म के अंदर रहेंगे। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गए, मोर एसिडिक देन द फिनोल। तो ये था कंपैरिजन फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच। तो रीजन क्या बना कि दोनों के अंदर ही रेजोनेंस प्रोसेस चली, दोनों के अंदर ही नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हुआ, लेकिन अब हमें ये देखना था कि नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ ज्यादा स्टेबलाइज हो गया है। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल फिनोक्साइड आयन में तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर हुआ, इसलिए वहां पे कम स्टेबलाइज हुआ। और कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हुआ मोर ओवर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, इसलिए वो वहां पे ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। इसीलिए दोनों में रेजोनेंस प्रोसेस चलने के बावजूद भी कार्बोक्सिलेट आयन थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया है एज कंपेयर टू द फिनोक्साइड आयन, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आपके फिनोल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब हम कंपैरिजन देखेंगे फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच। देखो ये फॉर्मिक एसिड हो गया जिसमें एक ही कार्बन है, मिथेनोइक एसिड भी आप इसे कह सकते हैं, वही ऑक्सीजन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इन मिथेनोइक एसिड आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन द स्ट्रक्चर 1 thus formed get stabilized in aqueous solution, देखो स्टेबलाइज हो गई, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो
एटम जो लगा हुआ है वो बोलो कौन है यहाँ पे, वो H है, और H एटम हैज नो इफेक्ट ऑन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज H एटम हैज नो इफेक्ट ऑन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर अब हम कंपैरिजन करें एसिटिक एसिड में, तो आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, जो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी, द स्ट्रक्चर 2 दस फॉर्म्ड गेट डिस्टेबलाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल का मतलब होता है वो के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज को कोई अपनी तरफ ले जाए, बल्कि यहाँ पे तो CH3 ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप होते हैं इनका प्लस आई इफेक्ट है, ये नेगेटिव चार्ज को तो ऑक्सीजन की तरफ ही खुद दे रहे हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल नहीं हो गया बल्कि वो रुक गया, उसका हिंडर्ड हो गया। देयर occurs the decrease in the dispersal of negative charge by plus I effect CH3 group, इसलिए इसमें हिंडर्ड हो गया, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसीलिए कौन ज्यादा स्टेबलाइज हो गया इसमें, जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है जो फॉर्मिक एसिड से बनी थी वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द जो स्ट्रक्चर आपकी एसिटिक एसिड मीन इथेनोइक एसिड से बनी थी। इसलिए कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड। नेक्स्ट अब हम कंपैरिजन देखेंगे क्लोरो एसिटिक एसिड जो हेलो एसिड्स है उनके बीच और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच। सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिटिक एसिड का हमने एग्जांपल लिया, और दूसरे हेलो एसिड। तो क्लोरो एसिटिक एसिड में अगर हम देखें तो देखो जो एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर थी CH3COOH, उसमें हमने एक H हटा के क्या लगा दिया यहाँ पे सिर्फ Cl, तो क्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। तो इसमें से भी उसी टाइप से OH बॉन्ड के बीच में देखो क्लीवेज हो गई, ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले गया, कार्बोक्सिलेट एनायन बन गया। अब इसके अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया उसका क्या हो जाएगा, आराम से डिस्पर्सल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl लगा हुआ है, और Cl का कैसा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही डिस्पर्सल होता है। तो इट मींस जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल हो गया, स्ट्रक्चर 1 स्टेबलाइज हो गई ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय माइनस आई इफेक्ट Cl ग्रुप। जबकि एसिटिक एसिड में जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, after the loss of H atom as H positive ion, the structure 2 which is formed from acetic acid get destabilized in aqueous solution due to the decrease in the dispersal of negative charge by plus I effect CH3 group। जो CH3 ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट का नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को डिक्रीज कर देता है, इसलिए डिस्पर्सल कहाँ पे ज्यादा हुआ, आपके स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर। तो यही हमने डेफिनेशन में सीखा था एसिड की डेफिनेशन में कि कौन होता है एसिड। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H एटम को H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस करने के बाद स्टेबलाइज हो जाए, जो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए वो ज्यादा एसिडिक, जो कम स्टेबलाइज हो जाए वो कम एसिडिक। तो ज्यादा स्टेबलाइजेशन अब किस में हुआ, क्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर से H पॉजिटिव आयन लॉस हुआ उस केस में। सो क्लोरो एसिटिक एसिड आर मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड। अब नेक्स्ट कंपैरिजन हम देखेंगे हाइड्रोक्सी एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर OH ग्रुप और लगा दें हम OH, तो वो हाइड्रोक्सी एसिड बन जाते हैं। इनका भी माइनस आई इफेक्ट होगा हेलो एसिड्स की तरह, जैसे वहां पे Cl का माइनस आई इफेक्ट था, यहाँ पे OH ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होगा। और इस सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल हमने एक लिया एसिटिक एसिड। तो हाइड्रोक्सी जो एसिड है इनके अंदर से जब हम H एटम को लॉस करेंगे H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, उसी टाइप से OH बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा उसके बाद, तो जो ये OH ग्रुप लगा हुआ है इस OH ग्रुप का बोलो कैसा इफेक्ट है, इसका है माइनस आई इफेक्ट। So the after the loss of H atom as H positive ion, the structure 1 thus formed get stabilized in aqueous solution due to the increase in the dispersal of negative charge by minus I effect OH। जो माइनस आई इफेक्ट वाला OH ग्रुप है ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को इंक्रीज कर देगा, इसलिए आपका ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एसिटिक एसिड, क्योंकि उसके बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं। उसमें तो क्या था कि जो प्लस आई इफेक्ट वाला जो CH3 ग्रुप है ये नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को बोलो क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, द स्ट्रक्चर 2 जो स्ट्रक्चर 2 बनी है यहाँ पे एसिटिक एसिड से गेट डिस्टेबलाइज, ये तो डिस्टेबलाइज हो गई है ड्यू टू द डिक्रीज इन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय प्लस आई इफेक्ट CH3 ग्रुप। इसलिए हेलो एसिड्स इस हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड। तो ये नेक्स्ट कंपैरिजन हमने देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। ये भी ऐसा ही होगा जहां पे आपने माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अभी Cl लगाया हेलो एसिड में, हाइड्रोक्सी एसिड में आपने OH लगाया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जो दूसरा ग्रुप है यहाँ पे वो खुद कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होगा। तो देखिए आप एग्जाम्पल हमने जैसे मेलोनिक एसिड ले लिया, मेलोनिक एसिड मींस जो ये CH2 ग्रुप है, देखो ये CH2 मिथाइल
मिथाइलिन जो ग्रुप है, CH2 के ऊपर 2 CH ग्रुप लगे हुए हैं, एक CH जो हमने ये ओपन फॉर्म में लिखा, दूसरा साइड में पिंक कलर से शो किया। उसी टाइप से OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, ये मोनो नहीं, ये कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया है, ये आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसा है बोलो, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका। तो इन मेलोनिक एसिड मींस द इन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो एग्जांपल की फॉर्म में हमने लिया था मेलोनिक एसिड, आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, द स्ट्रक्चर 1, जो भी ये बन गई आगे स्ट्रक्चर 1, गेट स्टेबलाइज्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि कंपैरिजन हम इसका सिंपल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कर रहे हैं, मीन सिंपली एसिटिक एसिड से ही कर रहे हैं, due to the increase in the dispersal of negative charge by another minus I effect CH group। जो CH ग्रुप ये दूसरा लगा हुआ है, इसका खुद का क्या है, एक माइनस आई इफेक्ट ही है, तो इसलिए जो ये स्ट्रक्चर है ये आपकी स्टेबलाइज हो गई है। एसिटिक एसिड के बारे में आप पहले ही देख चुके हैं, वहां पे ये सिंपल CH3 ग्रुप था जिसका प्लस आई इफेक्ट है, और जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल कम होगा, ये स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, द स्ट्रक्चर 2 गेट डिस्टेबलाइज, क्या होगी बोलो, ये डिस्टेबलाइज हो गई है एक्वा सॉल्यूशन में, ड्यू टू द डिक्रीज इन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय प्लस आई इफेक्ट CH3 ग्रुप। सो द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो एग्जांपल की फॉर्म में हमने मेलोनिक एसिड लिया, आर मोर एसिडिक देन द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमने एसिटिक एसिड लिया था यहाँ पे एग्जांपल की फॉर्म में। नेक्स्ट अब हम कंपैरिजन करेंगे डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड से। देखो डाइक्लोरोएसिटिक एसिड में आपके दो दो ग्रुप लग गए Cl, जो माइनस आई इफेक्ट वाले हैं, तो उसी टाइप से देखो OH बॉन्ड का देखो क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा। तो आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, जो द स्ट्रक्चर 1, देखो ये जो बन गई यहाँ पे, गेट स्टेबलाइज टू ए लार्ज एक्सटेंट, ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी, किस वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय 2 माइनस आई इफेक्ट Cl ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे दो दो लग गए हैं माइनस आई इफेक्ट वाले Cl ग्रुप, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल और ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, क्योंकि वहां पे सिर्फ देखो एक ही Cl है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने Cl थे बोलो, यहाँ पे हमने 2 Cl ले रखे थे। तो आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, द स्ट्रक्चर 2 गेट स्टेबलाइज्ड, गेट बोलो क्या, ये भी स्टेबलाइज हो गई है, गेट स्टेबलाइज्ड टू ए स्मॉल एक्सटेंट, और यहाँ पे क्या लिखा था स्ट्रक्चर 1 के बारे में, गेट स्टेबलाइज्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। स्टेबलाइज दोनों हुई है, स्ट्रक्चर 1 ज्यादा स्टेबलाइज हो गई क्योंकि वहां पे दो ग्रुप लगे हुए माइनस आई इफेक्ट वाले Cl ग्रुप जो है, यहाँ पे स्ट्रक्चर 2 कम यानी स्टेबलाइज हुई है, बट टू ए स्मॉल एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही ग्रुप लगा हुआ है माइनस आई इफेक्ट वाला Cl ग्रुप, ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय ओनली, देखो 1 माइनस आई इफेक्ट Cl ग्रुप, इसलिए स्ट्रक्चर 2 ज्यादा स्टेबल नहीं है, स्ट्रक्चर 1 ज्यादा स्टेबल हो गई है। तो हेंस द डाइक्लोरोएसिटिक एसिड आर मोर एसिडिक देन द मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे फ्लोरोएसिटिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड के बीच। जैसे नाम से ही साफ साफ दिख रहा है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है फ्लोरीन का। तो इन फ्लोरोएसिटिक एसिड आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, द स्ट्रक्चर 1 thus formed get stabilized to a large extent due to the increase in the dispersal of negative charge by strong minus I effect F एटम या F ग्रुप, इसका ज्यादा है, देखो हमने एरो भी दिखा रखे हैं ज्यादा। In chloroacetic acid after the loss of H atom as H positive ion, the structure 2 get stabilized, देखो यहाँ पे stabilized to a small extent due to the increase in the dispersal of negative charge by weak minus I effect Cl group। देखो डिस्पर्सल दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलेट एनायन दोनों ही केसेस में स्टेबलाइज हो गया वैसे ही, लेकिन ज्यादा स्टेबलाइज टू ए लार्ज एक्सटेंट किस में हुआ जब F था, और टू ए स्मॉल एक्सटेंट किस में हुआ जब Cl था, क्योंकि Cl इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका माइनस आई इफेक्ट वीक है, कम है, और F का ज्यादा है। सो द फ्लोरोएसिटिक एसिड आर मोर एसिडिक देन द क्लोरोएसिटिक एसिड।
नेक्स्ट अब हम कंपैरिजन करेंगे 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड और 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड के अंदर पोजीशन के बेसिस के ऊपर। जैसे नाम से पता चल रहा है कि 2 क्लोरो में Cl नजदीक होगा, 3 क्लोरो में Cl दूर होगा, जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल करेगा। तो इन 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, after the loss of H atom as H positive ion, the structure one thus formed get stabilized to a large extent, due to the increase in the dispersal of negative charge by minus I effect Cl group, which is present more near to the negatively charged oxygen atom. जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के नजदीक है। देखो नंबर 2 पोजीशन पे Cl है, देखो हमने 2 एरो दिखाए हैं, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट चलेगा इसका एज कंपेयर टू इन केस ऑफ 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, वेयर आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, देखो ये OH बॉन्ड का क्लीवेज जब हुआ था दोनों में, the structure 2 thus formed get stabilized तो यहाँ पे भी है, but to a small extent due to the increase in the dispersal of negative charge by minus I effect Cl group, which is present far away from the negatively charged oxygen atom. देखो दूर है, ये पोजीशन नंबर 3 के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 के ऊपर प्रेजेंट था। यहाँ पे देखो हमने 2 एरो से दिखा रखा है, देखो ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट चल रहा है, यहाँ पे देखो हमने एक एरो लगाया है, कम माइनस आई इफेक्ट चल रहा है। तो इसलिए आपके 2 क्लोरोप्रोपेनिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू द 3 chloropropanonic acid. Hence 2 chloropropanoic acid are more acidic than 3 chloropropanoic acid. अब नेक्स्ट हम कंपैरिजन देखेंगे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड के बीच। सबसे पहले फॉर्मिक एसिड, तो जो फॉर्मिक एसिड है, जो मिथेनोइक एसिड है, इसके अंदर क्या होगा कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, जो ये OH बॉन्ड का क्लीवेज होने के बाद जो आपके कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा, द स्ट्रक्चर वन दस फॉर्म्ड गेट स्टेबलाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जो H है इसका तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं डिस्पर्सल के ऊपर, बिकॉज H एटम हैज नो इफेक्ट ऑन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब हम देखेंगे एसिटिक एसिड के अंदर कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, द स्ट्रक्चर टू गेट डिस्टेबलाइज, ये स्ट्रक्चर क्या हो गई यहाँ पे, डिस्टेबलाइज हो गई है टू ए लार्ज एक्सटेंट। क्योंकि किस वजह से, ड्यू टू द डिक्रीज इन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय प्लस आई इफेक्ट CH3 ग्रुप। देखो प्लस आई इफेक्ट क्या हमने, देखो एरो दिखाए, दो एरो दिखा दिए हमने, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को होने से रोक रहा है। अब हम देखते हैं बेंजोइक एसिड में कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, देखो ये पीएच से रिप्रेजेंट किया हमने बेंजीन रिंग को यहाँ पे। तो ये बेंजीन रिंग है, इसका क्या है इफेक्ट, अगर इंडक्टिव इफेक्ट पे देखें, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं इसके स्ट्रक्चर बेंजीन के अंदर, डबल सिंगल डबल, तो इसका माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन वैसे प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। तो क्या होगा, क्योंकि देखो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट था, प्लस आर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन साथ के साथ माइनस आई इफेक्ट भी है इसका। तो इट मींस कुछ इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग अपने प्लस आर इफेक्ट से दे रहा था, उनमें से कुछ इफेक्ट कैंसिल कर दिया गया इसी के माइनस आई इफेक्ट के द्वारा। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो फैक्टर है वो किसका ज्यादा होगा, वो CH3 का ज्यादा रहेगा और आपके फिनाइल ग्रुप का कम रहेगा। दोनों का ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, दोनों ही नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को डिक्रीज कर रहे हैं। देखो दोनों के केस में जो स्ट्रक्चर देखो 2 यहाँ पे बनी थी एसिटिक एसिड में, और बेंजोइक एसिड में स्ट्रक्चर 3 बनी, दोनों ही केस में स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज हो गई है। क्या होगी बोलो, डिस्टेबलाइज। लेकिन ज्यादा डिस्टेबलाइज किस में हुई है, एसिटिक एसिड के केस में, देखो डिस्टेबलाइज टू ए लार्ज एक्सटेंट, और यहाँ पे डिस्टेबलाइज हुई है टू ए स्मॉल एक्सटेंट, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन कम डोनेट कर पाया। क्यों कम डोनेट कर पाया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे थे बेंजीन रिंग के द्वारा प्लस आर इफेक्ट से, उसका कुछ हिस्सा वापस विड्रा कर लिया गया इसके माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर की वजह से, जो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे इसका माइनस आई इफेक्ट है। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल आपका किसमें सबसे ज्यादा हुआ, आपका मिथेनोइक एसिड के केस में, उसके बाद बेंजोइक एसिड के केस में, और सबसे कम डिस्पर्सल किसमें हुआ है, इथेनोइक एसिड के केस में, जहां पे वो कार्बोक्सिलेट एनायन बना था। तो इसलिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आपका फॉर्मिक एसिड, और उसके बाद बेंजोइक एसिड, और उसके बाद एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो तीनों में हमने क्या देखा, मिथेनोइक एसिड में तो H एटम होता है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल के ऊपर।
एसिटिक एसिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट था, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल बहुत ही ज्यादा रुक गया। बेंजोइक एसिड में जो फिनाइल ग्रुप था, उसका जो प्लस आर इफेक्ट का कुछ पार्ट माइनस आई इफेक्ट है जो उसकी वजह से कैंसिल आउट हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट तो रहा लेकिन थोड़ा कम हो गया। इसलिए डिस्टेबलाइजेशन तो उसमें भी हुई कार्बोक्सिलेट आयन की, लेकिन थोड़ी कम। इसीलिए हमारा ये ऑर्डर बन गया कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अब नेक्स्ट देखेंगे कंपैरिजन कार्बोक्सिलिक एसिड का पर एसिड्स के साथ। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि H एटम जब लॉस होता है H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, देखो ये यहाँ से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ ले गया और जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है इसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चल जाती है। देखो जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसका क्या हो जाएगा, बोलो डिस्पर्सल हो जाएगा। इंक्रीज इन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर द ऑक्सीजन एटम बाय रेजोनेंस। देखो जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस प्रोसेस जब चलेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड देखो पहले से हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे और नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, बोलो डिस्पर्सल हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन इसमें पूरी है रेजोनेंस चलने की। कोई एटम जिसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज था, वो सिंगल बॉन्ड से ऐसे एटम से अटैच है जिसने फर्दर क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। तो हमने देखो अभी एरो से शो भी किया कि देखो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया। जो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर था वो दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो देयर occurs the increase in the dispersal of negative charge over the oxygen atom by resonance। लेकिन पर एसिड में देखें, पर एसिड कौन होते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गई, कार्बोनिल ग्रुप और O के बीच में देखो ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गई। तो जब ये क्लीवेज होता है यहाँ से H पॉजिटिव आयन लॉस होता है पर एसिड के केस में, तो अब इसका फर्दर स्टेबलाइजेशन नहीं होता। देखो क्योंकि वो एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सिंगल बॉन्ड से देखो एक ऐसे एटम से अटैच है यहाँ पे आगे ऑक्सीजन से, विच फर्दर हैव सिंगल बॉन्ड। कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस चलने के लिए, कोई एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज है सिंगल बॉन्ड से ऐसे एटम से अटैच हो जिसने आगे फर्दर डबल बॉन्ड बना रखो, यहाँ पे तो नहीं है। इट मींस ओ के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसका डिस्पर्सल अब रेजोनेंस के द्वारा नहीं होगा, कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर 2 है thus formed do not get stabilized in aqueous solution by the process of resonance, means there occurs no dispersal of negative charge by resonance। तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल किस में हुआ है रेजोनेंस के द्वारा, आपके कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर। और ये जो आपका ऑक्सो एनायन बन गया यहाँ पे, जब ऑक्सीजन के ऊपर सिंपल जो नेगेटिव चार्ज है इसके जो स्ट्रक्चर 2 है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल रेजोनेंस के द्वारा नहीं हुआ। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज हो गई, हमारी ज्यादा जो स्टेबलाइज होगी वो इधर होगी। देखो इसको हम स्ट्रक्चर नंबर 1 कहेंगे, देखो ये इधर हमारी स्ट्रक्चर 1 है, ये इधर ठीक है, स्ट्रक्चर 1 हमारी ज्यादा स्टेबलाइज हो गई। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन द पर एसिड, या इसको कई बार पर ऑक्सो एसिड्स भी कह देते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कंपैरिजन हमारे एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड, एक बेंजोइक एसिड, एक पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड, एक पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। So among these three compounds, means benzoic acid, paramethyl benzoic acid and paranitro-benzoic acid, after the loss of H atom as H positive है, देखो तीनों की हमने स्ट्रक्चर बना दी, तीनों के अंदर ही देखो ये OH बॉन्ड के बीच जो क्लीवेज होगा उसके बाद कार्बोक्सिलेट एन बन जाएगा। ये बेंजोइक एसिड देखो पैरा पोजीशन के ऊपर CH3 लगा दिया तो पैरामिथाइल, पैरा के ऊपर नाइट्रो लगा दिया तो ये पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया। इनके अंदर से देखो H पॉजिटिव आयन लॉस किया, पहले हम बेंजोइक एसिड में देखें द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज हैज नो इफेक्ट ऑफ H एटम इन द स्ट्रक्चर 1, क्योंकि इनमें पैरा पोजीशन के ऊपर बेंजोइक एसिड के अंदर देखो यहाँ पे हर जगह H ही है तो H हैज नो इफेक्ट, इसमें तो नॉर्मल डिस्पर्सल होता रहेगा नेगेटिव चार्ज का। पैरामिथाइल में क्या होगा, द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है इसका कैसा इफेक्ट है, इसका प्लस आर इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हिंडर्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल बढ़ाता कौन है, जो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल रुक गया। सो द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज गेट हिंडर्ड, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल क्या हो गया, बोलो हिंडर्ड हो गया स्ट्रक्चर 2 के अंदर ड्यू टू द प्लस आई एंड द प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। ठीक हो गया। तो इसलिए कम स्टेबल हो गई, डिस्टेबलाइज हो गई। जबकि नाइट्रो ग्रुप जो है इसका इफेक्ट कैसा है, इसका इफेक्ट है माइनस आई और माइनस आर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल इंक्रीज हो जाएगा। सो द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, देखो यहाँ पे इंक्रीज हो गया स्ट्रक्चर नंबर 3 ड्यू टू द माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट ऑफ द NO2 ग्रुप।
तो ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हो गई। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ, स्ट्रक्चर 3 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1, और सबसे कम स्टेबल कौन होगी, स्ट्रक्चर नंबर 2 जहां पे CH3 ग्रुप लगा हुआ था। इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, एंड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और ऑर्थो मिथोक्सी बेंजोइक एसिड के बीच में एसिडिटी ऑर्डर। तो अब दोनों में देखें, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी जो बेंजोइक एसिड है इसके अंदर तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो क्या है, जो OH है O के साथ H अटैच है, जो कि कंडीशन है कि एक H हो जो O से अटैच हो। यहाँ पे तो इस O के साथ H अटैच नहीं है मिथोक्सी ग्रुप के अंदर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों में ही OH बॉन्ड का क्लीवेज तो देखो हो गया, देखो हमने कर दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद H पॉजिटिव आयन दोनों क्या करेंगे बोलो, लॉस। तो आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन भी क्या हो गया, अब दो फैक्टर हमारे यहाँ पे आ गए, वो क्या आ गए देखो यहाँ पे। पहली चीज तो ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा एज कम्पेयर टू मिथोक्सी, क्योंकि मिथोक्सी के अंदर O के आगे जो यहाँ पे देखो ये H की बजाय यहाँ पे CH3 है, और जो CH3 ग्रुप लगा होता है इसका कैसा इफेक्ट होता है बोलो, जो हम ये अकेला CH3 देख लें तो CH3 का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो इसलिए जो आई था यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो ये कुछ हिस्सा दे देता है। तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा हुआ, देखो हमने दो एरो लगाए हैं, OH का ज्यादा होगा, OCH3 का कम होगा, अभी आप आगे देख पाएंगे। दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज ज्यादा और क्यों हो गई आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि O के ऊपर देखो अभी क्या लगा हुआ है, यहाँ पे H, देखो ये H लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है। तो आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन द स्ट्रक्चर 1, जो ये स्ट्रक्चर 1 है, गेट स्टेबलाइज्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू, पहली चीज, इंक्रीज इन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट OH ग्रुप, इसका पहली बात स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। दूसरा, द H बॉन्डिंग बिटवीन द COO नेगेटिव, जो CO नेगेटिव ग्रुप है और OH के बीच में H बॉन्डिंग भी हो गई, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये आपका जो एनायन बना है कार्बोक्सिलेट आयन, ये ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। जबकि ऑर्थोमिथोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर से जब H एटम लॉस होता है H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, तो लॉस हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट तो अब भी चला, डिस्पर्सल तो अब भी होगा लेकिन कम, क्योंकि OCH3 ग्रुप का जो माइनस आई इफेक्ट है वो कम हो गया है। कम क्यों हो गया, हमने ऊपर बताया, क्योंकि जो CH3 लगा हुआ है अपने माइनस यानी प्लस आई इफेक्ट, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से जो ओवरऑल जो OCH3 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है वो कम हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल कम हो जाएगा। दूसरा, ये स्टेबल क्यों और ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज नहीं हो पाई। तो आपके ऑर्थोमिथोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर से H पॉजिटिव आयन लॉस होने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो दो वजह से स्टेबलाइज हो गया था। एक तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट था OH ग्रुप का, और दूसरा वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई थी, और जबकि स्ट्रक्चर 2 के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए सिर्फ वहां पे माइनस आई इफेक्ट वीक चला CH3 ग्रुप का, इसलिए बोलो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हुई वहां पे स्ट्रक्चर 2 के अंदर, इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट, जो हमने फिनोल के केस में पढ़ा था। एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें एसिडिटी हमेशा बढ़ती है, एसिडिटी हमेशा क्या होती है, जिसमें इंक्रीज होती है, और बेसिसिटी हमेशा देखो घटती है। तो हमने लगा दिया एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे COH ग्रुप, यहाँ पे लगा दिया बेसिक ग्रुप NH2, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या होता है, ये लॉन पेयर होता है। ठीक हो गया, क्या था बोलो यहाँ पे, लॉन पेयर। अब COH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हमने दो ग्रुप लगा दिए, इधर एक देखो ये माइनस आई इफेक्ट वाला, देखो H एटम की फॉर्म में जब H पॉजिटिव आयन लॉस, H एटम H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे, अब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल होना है कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर, जो NO2 ग्रुप है देखो इसका माइनस आर इफेक्ट है लेकिन वो चल नहीं पाया, Cl का प्लस आर इफेक्ट है लेकिन वो चल नहीं पाया, क्यों, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। जो ये बल्कि ग्रुप है CH ग्रुप यहाँ पे और NO2 ग्रुप देखो यहाँ पे, इनकी बल्कीनेस की वजह से, इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्लेनरिटी लॉस हो जाती है। दीज टू ग्रुप नो लॉन्गर बीन प्लेन विद ईच अदर, और रेजोनेंस की मस्ट कंडीशन है कि
मोलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, वो ग्रुप जिनके बीच में रेजोनेंस प्रोसेस होनी है वो एक ही प्लेन में होने जरूरी है। इसीलिए स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाती है यहाँ पे, और प्लेनरिटी लॉस्ट होने की वजह से रेजोनेंस इफेक्ट नहीं चलेगा। NO2 का माइनस आर इफेक्ट नहीं चला, Cl का माइनस आर इफेक्ट नहीं चला, चला क्या दोनों का माइनस आई। तो ये माइनस आई इफेक्ट में क्योंकि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट होती है, तो माइनस आई इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल क्या कर देंगे, दोनों इंक्रीज कर देंगे, तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये हमने डेफिनेशन में बताया था। देखो, द इफेक्ट इन विच द एसिडिटी ऑलवेज इंक्रीज irrespective of the nature of the group, whether it is a plus R or the minus R, present at ortho position, जो कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है, विद रिस्पेक्ट टू एसिडिक ग्रुप, देखो CH ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अब हम देखते हैं बेस के बारे में भी। देखो जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर, देखो जो भी है इसके ऊपर अगर ये डोनेट करे बाहर, देखो इस टाइप से, तो क्या होना चाहिए, यानी बेसिसिटी इसी को कहते हैं जब कोई स्पीसी जैसे NH2 है उसके ऊपर लोन पेयर, अपने लोन पेयर वो क्या करे, बोलो डोनेट टू द आउटसाइड स्पीसी, तब हम उसको क्या कहते हैं, बेसिक है। लेकिन क्योंकि जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा जो NO2 ग्रुप है इसकी NH2 ग्रुप के पास साथ स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से प्लेनिटी लॉस्ट हो जाएगी, इसका माइनस आर इफेक्ट तो नहीं चला। अगर यहाँ पे कोई प्लस आर वाला ग्रुप भी हम लगा देते Cl, तो उसका प्लस आर इफेक्ट भी नहीं चलता। कैसा चलता उसी टाइप से, माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट से जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो ये यहाँ पे डोनेट कर रहा है, देखो ये, अब ये किधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, थोड़े NO2 ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, देखो इधर। तो जिसकी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है थोड़ी कम हो जाएगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो बेसिसिटी हमेशा क्या होती है, बोलो डिक्रीज होती है। कब, कोई भी ग्रुप चाहे प्लस आर वाला हो माइनस आर वाला हो, जब वो COOH मींस एसिडिक ग्रुप या NH2 जैसे बेसिक ग्रुप के साथ ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच हो। तो डेफिनेशन देखो क्या बन गई, द इफेक्ट इन विच द एसिडिटी ऑलवेज इंक्रीजेस एंड द बेसिसिटी ऑलवेज डिक्रीजेस irrespective of the nature of the group, whether it is the plus R or the minus R, which is present at ortho position with respect to the acidic or the basic group, is called the ortho effect। तो उसे आप क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट कह देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एसिडिटी ऑर्डर, बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो, बेंजोइक एसिड मेटा नाइट्रो और पैरा नाइट्रो के बीच में, देखो ये हमने लगाए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि देखो हर एक के अंदर देखो बॉन्ड क्लीवेज तो होगी ही, हर एक के अंदर से आपके H एटम H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अब देखो बेंजोइक एसिड में तो उसी टाइप से क्या हुआ, द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज हैज नो इफेक्ट, क्योंकि इसमें तो हर जगह H है। अब क्योंकि जो NO2 ग्रुप आपका लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, तो द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू ए लार्ज एक्सटेंट इन स्ट्रक्चर नंबर 2, देन स्ट्रक्चर नंबर 3 बाय माइनस आई इफेक्ट NO2 ग्रुप ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस फैक्टर। क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर की वजह से देखो यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट नहीं चला, सिर्फ कौन सा चला, बोलो माइनस आई। और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सेकंड केस में जो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, यहाँ पे NO2 जो ग्रुप है COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन के देखो नजदीक है ये, यहाँ पे इसका माइनस इफेक्ट इसलिए ज्यादा होगा, देखो मैंने 3 एरो दिखा रखे हैं। और अगर आप देखें मेटा के केस में माइनस आई इफेक्ट जो है आपका थोड़ा कम चलेगा, क्योंकि COH ग्रुप से दूर हो गया है, तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे आपका इसका माइनस आर भी चलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं चला वो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके थे ऑर्थो इफेक्ट के अंदर। तो माइनस इफेक्ट किसका ज्यादा हुआ, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड वाले केस में। स्ट्रक्चर 2 के अंदर, स्ट्रक्चर 3 के अंदर NO2 का माइनस इफेक्ट कम हो गया, क्योंकि वो दूर है डिस्टेंस फैक्टर के बेसिस के ऊपर। यही हमने ऊपर लिखा था कि द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू ए लार्ज एक्सटेंट इन स्ट्रक्चर नंबर 2, देखो स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर। देन स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3 के कंपैरिजन में बाय माइनस इफेक्ट NO2 ग्रुप ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस फैक्टर। अब हम देखते हैं पैरा के अंदर, द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस बोथ बाय माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट तो चलेगा नहीं, वो तो ऑर्थो पोजीशन पे ही चलता है। तो NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट भी है और माइनस आर भी है, तो दोनों की वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट इन स्ट्रक्चर नंबर 4 ड्यू टू बोथ बाय माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन हो गई, स्ट्रक्चर नंबर 4, और सबसे कम स्टेबल कौन है, स्ट्रक्चर नंबर 1, क्योंकि वहां पे H की वजह से कोई डिस्पर्सल ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ,
और सभी केसेस में डिस्पर्सल इंक्रीज जरूर हुआ है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो सबसे ज्यादा हुआ स्ट्रक्चर 4 में, क्योंकि वहां पे -I -R दोनों इफेक्ट चले। स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3 में जो डिस्पर्सल हमने देखा वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखा, जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन के नजदीक है। तो इसलिए ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ, स्ट्रक्चर 4 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2 जो ऑर्थो वाली थी, देन स्ट्रक्चर 3 जो मेटा वाली है, एंड स्ट्रक्चर 1 जो सिंपल बेंजोइक एसिड वाली स्ट्रक्चर थी। इसलिए एसिडिटी ऑर्डर क्या हो गया, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड व्हिच इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड व्हिच इज इवन मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो ये एसिडिटी ऑर्डर हो गया इनके बीच। नेक्स्ट हम देखेंगे एसिडिटी ऑर्डर बेंजोइक एसिड, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो एंड पैराक्लोरो के बीच। तो इन सभी की स्ट्रक्चर देखो जो हमने बना दी, पहला बेंजोइक एसिड है, हर एक में उसी टाइप से H OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, वही H पॉजिटिव एन देखो लॉस होगा हर एक के केस में। पहले केस में तो देखो H एटम है, वहां पे तो कोई इफेक्ट होना ही नहीं नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल के ऊपर, क्योंकि H हैज नो इफेक्ट ऑन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। और एक चीज और हम देख चुके हैं, आपको पहले बता दें, पहले भी आपको बताया था फिनॉल वाले चैप्टर में, कि जो आपका जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है वैसे तो रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन जो आपके हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन को छोड़ के, और जितने भी आपके हेलोजेंस हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उनके अंदर -I इफेक्ट ही डोमिनेट करता है रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर। ये आप हमेशा आप ध्यान रखेंगे, द -I इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर द +R इफेक्ट ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन और द आयोडीन। तो इट मींस इन सभी का जो जवाब आप देंगे वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस के ऊपर ही देंगे। उसका एक रीजन भी है, देखो हम आपको बता दें कि जो क्यों रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता, -I इफेक्ट क्यों करता है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट चलने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोरीन के ऊपर देखो जो लोन पेयर इफेक्ट, लोन पेयर होते हैं, ये क्लोरीन क्या करे अपने लोन पेयर, ये डोनेट करे इधर आगे +R के द्वारा, क्योंकि इसका +R इफेक्ट है, लेकिन वो चलता नहीं, वो डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं है, प्रोनाउंस्ड इफेक्ट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो क्लोरीन जिसके ऊपर लोन पेयर, वो अपने लोन पेयर जब आगे देगा यहाँ पे, उसके देने के चांस क्यों कम है, क्योंकि जिसमें वो इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे वो कार्बन है, और कार्बन के जो ऑर्बिटल है वो कौन से है 2p, और जो लोन पेयर रखे हैं क्लोरीन के वो किस में रखे हैं, वो 3p के अंदर रखे हैं। अगर आप कॉन्फिगरेशन देखें क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो आप 3 पहुंच गई वहां पे थर्ड शेल, तो लोन पेयर यहाँ पे रखे हैं। तो जो लोन पेयर यहाँ पे रखे हैं इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, इसीलिए जो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे वीकर हो जाता है ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द 2p एंड 3p। अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो रेजोनेंस इफेक्ट चलता, क्योंकि फ्लोरीन के केस में, F के केस में जो F के लोन पेयर होते वो भी 2p में होते, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट वहां पे स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए हमने वहां पे ऊपर नोट की फॉर्म में लिखा है कि इन केस ऑफ फ्लोरीन द रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट over the -I effect, but in case of other halogens chlorine bromine and iodine the -I effect dominates। -I effect का असर ज्यादा रहेगा, रेजोनेंस इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो कम रहेगा, क्योंकि उसके डोनेट करने के चांस कम हो जाते हैं इस रीजन की वजह से, जो भी आपको बताया गया। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, वो तो आपके डिस्टेंस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर Cl है तो देखो हमने ज्यादा -I इफेक्ट दिखाया है, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा, मेटा के ऊपर उससे कम होगा, देखो जैसे हमने -I इफेक्ट यहाँ पे दिखाया, 2 ही एरो दिखाए, और पैरा के ऊपर और भी कम होगा, और भी कम होगा। ठीक हो गया। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो क्या हुई, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, जिसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा किसमें, क्योंकि सभी में इंडक्टिव इफेक्ट चला है, और वीकर इफेक्ट रहेगा +R तो सभी के अंदर, चाहे वो ऑर्थो हो, मेटा हो या पैरा हो। तो स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल तो स्ट्रक्चर नंबर 2 है, देन स्ट्रक्चर 3, देन 4, और सबसे कम स्टेबल कौन होगी, स्ट्रक्चर नंबर 1 जहां पे सिंपली H था। तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा एसिडिटी ऑर्डर इन डिफरेंट बेंजोइक एसिड, ऑर्थोक्लोरो, ऑर्थोब्रोमो, ऑर्थोआयोडो के बीच। देखो जो फ्लोरीन है वो तो क्या बना लेता है बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना लेगा बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। इसलिए आपके जो OH बॉन्ड का जो डिसोसिएशन है वो ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड में भी आराम से हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो में भी हो जाएगा, ऑर्थो आयोडो में भी हो जाएगा, सभी में डिसोसिएशन इजीली हो जाएगा। जबकि ऑर्थो फ्लोरोबेंजोइक एसिड के अंदर जो ये OH बॉन्ड है इसका क्लीवेज आपके होगा तो होगा, कम होगा, या हो सकता है ना हो, या लेस होगा। क्या होगा बोलो? लेस। इसके डिसोसिएशन होने के चांस बोलो क्या होंगे? कम होंगे। तो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस टू ए स्मॉल एक्सटेंट, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। दूसरा पॉइंट यह आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो गई, अब मान लीजिए H पॉजिटिव आयन ये लॉस कर दे तो क्या होता? देखो पहले आपने पीछे पढ़ा था, आप कहेंगे कि जो पीछे हमने सैलिसिलिक एसिड पढ़ा उस केस में, तो उसमें तो क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले भी थी और बाद में ही बन गई थी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब बाद में नहीं बन पाएगी यहाँ पे, क्योंकि H तो बचा ही नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का H तो लॉस हो चुका है H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। तो मींस आगे बनने वाली स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगी। क्या होगी? कम स्टेबल। एक तो फैक्टर ये है। दूसरा, ये जो आपका F है, F का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट होगा जो इस बनी हुई स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर देगा। अभी हमने पीछे आपको बताया भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर रखे हैं फ्लोरीन के वो 2p में है और कार्बन के 2p की तरफ ये आराम से डोनेट कर सकता है। यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट चलेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट चलेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल रुक जाएगा। सो देयर आर द टू फैक्टर्स। पहला तो डिसोसिएशन ही कम होगा, कम H पॉजिटिव आयन लॉस होंगे। और मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें से H पॉजिटिव आयन लॉस होके आगे ये कार्बोक्सिलेट आयन बन भी गया, तो वो बनने के बाद एक तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए कम स्टेबल। दूसरा, प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल रुक जाएगा, इसलिए ये कम अमाउंट में बनेगी, फॉर्म्ड इन लेस अमाउंट। और दूसरी बात बनेगी तो ये लेस स्टेबल होगी। क्या होगी बोलो? लेस स्टेबल होगी। और सभी के अंदर आपके देखो H पॉजिटिव आयन जब लॉस होगा तो आगे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्टेबलाइज हो जाएंगी। तो देखो पहले तुम स्ट्रक्चर 1 की बात करें कि द डिसोसिएशन ऑफ OH ग्रुप डिक्रीजेस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, in between the OH group and the more electronegative F atom। और further the structure 1 get destabilized, जो structure 1 बनी वो destabilize क्यों हो गई? due to the plus R effect of F atom and the there is no hydrogen bonding। जबकि अगर हम देखें इन बची हुई 3 स्ट्रक्चर के अंदर कि आफ्टर द लॉस ऑफ H atom as H पॉजिटिव आयन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू ए लार्ज एक्सटेंट। किसके अंदर होगा? इन स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर। देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा होगा ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस फैक्टर या ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, क्योंकि डिस्टेंस तो देखो हमने सेम रख लिया, ऑर्थो पे ही है सभी के अंदर। तो क्लोरो है ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका कम इफेक्ट होगा माइनस आई। आयोडीन और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई इफेक्ट और भी कम होगा। तो द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू ए लार्ज एक्सटेंट इन स्ट्रक्चर 2, देन स्ट्रक्चर 3, देन स्ट्रक्चर नंबर 4। किस वजह से? ड्यू टू ऑन द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। और प्लस आर चलेगा नहीं, जैसे हमने बता दिया। एफ के अंदर क्यों चल रहा था? क्योंकि जो लोन पेयर है वो 2p में है, क्लोरीन में देखो 3p में है, ब्रोमीन में 4p में है, आयोडीन में 5p में है, इसलिए उन लोन पेयर को डोनेट करना इजी नहीं होता, एनर्जी गैप बढ़ जाता है, इसलिए प्लस आर इफेक्ट नहीं चलता इन केसेस के अंदर। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन 3 देन 4, और सबसे कम स्टेबल कौन होगी? स्ट्रक्चर नंबर 1। जबकि दिखने में ये लगता है कि स्ट्रक्चर 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन हमने बताया व्हाट्स द रीजन बिहाइंड के ये स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल क्यों हो गई। और अब सबसे ज्यादा एसिडिक होना तो कौन चाहिए था? ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड, जो नाम से दिखता है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, देन ऑर्थोब्रोमो benzoic acid is more acidic than orthoiodobenzoic acid, and the least acidic is orthofluorobenzoic acid। अब हम देखेंगे एसिडिटी ऑर्डर पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड और पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड के अंदर। दोनों के अंदर ही देखो उसी टाइप से आपका HOH बॉन्ड के बीच से देखो क्लीवेज तो हो जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लेगी, लेकिन डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन स्ट्रक्चर नंबर 1, जैसे अभी आपको बताया गया था। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन है जो पैरा पोजीशन के ऊपर लगी हुई है, इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा और अपने प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को रोक देगा, हिंडर्ड कर देगा, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा, इसलिए स्ट्रक्चर नंबर 1 जो ये बनेगी जहां पे एफ लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, ये कम स्टेबल होगी। तो द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन स्ट्रक्चर 1 ड्यू टू द मोर प्रोनाउंस्ड प्लस आर इफेक्ट इन एफ एटम, जो एफ के केस में ही चलता है, आपका प्लस आर इफेक्ट सीएल के केस में नहीं चलता है। The dispersal of negative charge takes place to a large extent in structure number 2. देखो जो स्ट्रक्चर नंबर 2 अब बनेगी इसके अंदर ज्यादा होगा ड्यू टू द मोर प्रोनाउंस्ड माइनस आई इफेक्ट ऑफ सीएल ग्रुप, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीएल के अंदर जो लोन पेयर है वो 3p के अंदर है, और वो 3p वाले 2p की तरफ जब हम प्लस आर इफेक्ट चलाएंगे वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी गैप है 2p और 3p के बीच, इसलिए मोर प्रोनाउंस्ड जो इफेक्ट होगा वो बोलो कौन होगा, माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट के बेसिस के ऊपर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए स्ट्रक्चर 2 ज्यादा स्टेबल रहेगी देन स्ट्रक्चर नंबर 1, और आपके पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड विल बी द मोर एसिडिक देन पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड। अब हम देखेंगे एसिड एमाइड्स के बारे में कि इनका एम्फोटेरिक नेचर क्यों होता है। कोई भी सब्सटेंस अगर एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है वो एसिड और बेस दोनों का काम करेगा, अगर दोनों का काम करेगा तो वो वीक ही एसिड होगा और वीक ही क्या होगा, बेस। तो व्हाई एसिड एमाइड आर वीक बेस एंड व्हाई दे आर वीक एसिड, अब हमें सिर्फ वो चीज एक्सप्लेन करनी है। तो acid amides are amphoteric in nature because they behave as both weak acid and the weak base. नाइट्रोजन के ऊपर देखो आपको लोन पेयर दिख रहा है, इसलिए अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ये क्या होगा, दे आर बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। लोन पेयर है तो ये क्या कर सकता है, बोलो इसको डोनेट भी कर सकता है, देखो बाहर किसी स्पीसी को डोनेट भी कर सकता था, देखो इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन चल गई, देखो नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड से ऐसे एटम से अटैच है कार्बन से, जिन्हें आगे डबल बॉन्ड बना रखा है, सो दीज लोन पेयर गेट इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, so but these lone pair electron are no longer be freely available for donation due to their involvement in conjugation with the carbonyl group due to resonance, so acid amide are weak base, इसलिए weak base हो गए, इसलिए इनके जो डोनेट करने के चांस देखो ज्यादा थे, अब थोड़े वो क्या हो जाएंगे, देखो थोड़े कम हो जाएंगे, अब ये थोड़े कम डोनेट कर पाएगा बाहर की तरफ, इसलिए वीक बेस है। अब ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो स्ट्रक्चर 1 में शो किया है। तो पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या लिखा, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस द नाइट्रोजन एटम एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पहले तो नॉर्मल था इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, अब इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ क्या कर लेगा, बोलो अट्रैक्ट, so it will attract the bond pair electron towards itself and thus loses the H atom as a H positive ion, so it can act as the weak acid, और इस तरह से ये एसिड अमाइड वीक एसिड का काम भी करते हैं, और जो है वीक एसिड और वीक बेस दोनों का काम करे आप उन्हें क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। तो एसिड अमाइड्स का नेचर बोलो कैसा होता है, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये आपने एसिडिक करेक्टर देखा डिफरेंट कंपाउंड्स का। थैंक यू।